विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय की कविता की जानकारी ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी कविता की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, साथ ही साथ मेरे सभी अन्य अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की पहली इकाई की 8 नंबर की कविता गजल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि गजलकार मानिक वर्मा जी है। तो चलिए दोस्तों, मानिक वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार: हास्य व्यंग्य के सशक्त दमदार कवि गजलकार मानिक वर्मा जी का जन्म 1938 में मध्य प्रदेश मतलब एमपी के उज्जैन में हुआ था। आपके व्यंग्य बड़े ही तीखे और धारदार होते हैं। आपकी गजलों से विशेष प्रेरणा मिलती है। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार: गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता यह गजल संग्रह है, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि आपकी कृतियां हैं। यह था संक्षिप्त परिचय। अब पद्य मतलब गजल संबंधी प्रस्तावना या विषय प्रवेश इस प्रकार: गजल ये कविता मानिक वर्मा जी ने लिखी है। इसकी विधा भी गजल है दोस्तों। गजल में आए प्रत्येक शेरों में वर्मा जी ने हम सभी लोगों को जीवन में अखंड रूप से अच्छे कर्म करते रहना है, यही संदेश दिया है और साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना है, यह प्रेरणा भी दी है दोस्तों। बाह्य रंग रूप से सुंदर दिखना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सुंदरता बाहरी रूप से कितनी भी हो वह नश्वर होती है। सुंदरता हमारे अंदर के जगत में अर्थात विचारों में, कर्म में होनी चाहिए। ऐसा महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर गजलकार मानिक वर्मा जी ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम कविता मतलब गजल का सस्वर पठन करेंगे। यदि आप लोग कक्षा 10वीं की हिंदी की किताब साथ में लेकर बैठते तो बहुत ही अच्छी बात है। किताब का मतलब पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 33 खोल के रखना है, ओपन करके रखना है। उसमें कविता का नाम है गजल, गजलकार है मानिक वर्मा जी। उसका सस्वर पठन इस प्रकार: आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो, और अगर बैठे कहीं तो मील का पत्थर देखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो, पत्थरों के शहर में वो आईना
बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अगली पंक्तियां इस प्रकार दोस्तों। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में रोशनी बनकर देखो, वक्त की इस धुंध में रोशनी बनकर देखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो दिखे, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। तो दोस्तों यह था सस्वर पठन। अब दोस्तों अगले टॉपिक में हम गजल की दो दो पंक्तियों का सस्वर पठन करेंगे, उनमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे और इन दो दो पंक्तियों का सरल अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दो पंक्तियां इस प्रकार। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। स्वर्णिम मतलब सोने के रंग का या सुनहला, शिखर मतलब ऊंचे पहाड़ की चोटी, शौक मतलब छंद रुचि, नींव मतलब पाया जिस पर पूरा घर खड़ा होता है, अंदर मतलब भीतर। ये थे कठिन शब्द। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत गजल में वानिक वर्मा जी कहते हैं आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, अर्थात आपको कौन कहता है कि स्वर्णिम अर्थात सोने जैसा चमचमाते, शिखर मतलब पहाड़ों की ऊंची चोटी बनकर दिखो, मतलब चमचमाते शिखर सभी देखते हैं, उनकी शान की प्रशंसा भी करते हैं, समाज में ऊंचे स्थान पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कवि अगली पंक्ति में कहते हैं शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, अर्थात शौक मतलब छंद रुचि जो होती है दिखने की, तो नींव मतलब पाया जिस पर पूरा घर खड़ा होता है, वह बनकर दिखना है, मतलब नींव बनकर दिखना है। वास्तव सत्य यही है कि शिखर जो बने हैं वह नींव के कारण ही बने हैं दोस्तों। अगर नींव की ईंट और पत्थर शिखर के अंदर घर के गुमनाम अंधेरे में रहना स्वीकार नहीं करते तो शिखर बन पाता नहीं बन पाता, घर बन पाता नहीं बन पाता दोस्तों। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो शिखर मत बनो, प्रशंसा या वाहवाही का त्याग कर दो और नींव के ईंट के समान कुछ अच्छा और सदृढ़ कर्म करो, काम करो। ऐसा महत्वपूर्ण संदेश इन पंक्तियों में दिया है। तो चलिए दोस्तों अगली दो पंक्तियां इस प्रकार। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो,
और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। चल पड़ी मतलब चलना, फैलना। गर्द मतलब धूल। आसमानो मतलब आसमान, आकाश। मील का पत्थर मतलब एक ही स्थान पर रहकर राहगीरों को मार्ग दिखाने वाला। ये थे कठिन शब्द। अब प्रस्तुत पंक्तियों के सरल अर्थ, भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत गजल की पंक्तियों में मानिक वर्मा जी कहते हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। अर्थात गर्द मतलब धूल। धूल जब उड़ती है ना दोस्तों, वह चल पड़ती है तो जमीन से लेकर तो आसमान तक चारों ओर छा जाती है। वैसे ही मनुष्य भी जीवन में ऐसा कर्म करे कि उसकी यशोगाथा जमीन से लेकर आसमान तक फैल जाए। ऐसा अच्छे कार्य करते समय लोगों को गजलकार कहते हैं। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अर्थात अच्छे काम करते समय यदि आप थक गए, रुक गए और कहीं बैठ जाते हैं तो मील का पत्थर दिखो। मतलब आप यदि मानो थक जाते हैं तो ऐसे समय मील के पत्थर के जैसा जिस राह पर बैठे हैं पत्थर के समान, वह आने जाने वाले राहगीरों को मार्गदर्शन करना है, मार्ग दिखाना है, जिससे राहगीर अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। मतलब क्रियाशील न होने पर भी आप दूसरों की सहायता करें, यही महत्वपूर्ण संदेश इसमें दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगली दो पंक्तियां इस प्रकार। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। इनमें आए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। सिर्फ देखना मतलब अपने तरफ ही देखना या फिर ध्यान देना। दिखना यह अर्थ है सुंदर दिखना। दिखना नहीं मतलब दिखने का मतलब नहीं। आदमी मतलब इंसान। आदमी बनकर मतलब इंसानियत। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ, भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत गजल की पंक्तियों में मानिक वर्मा जी कहते हैं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। अर्थात मनुष्य रूप में हमें जन्म मिला है, यही हमारा बड़ा भाग्य है। समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करना हमारा कर्तव्य बनता है दोस्तों। सिर्फ अपने तरफ ही देखना, सजना, संवरना और सुंदर दिखना यह अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इससे कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए वर्मा जी आगे कहते हैं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अर्थात हम मनुष्य इंसान है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों की सहायता करें, दीन दुखियों की सेवा करें और इंसानियत धर्म का पालन करते हुए एक अच्छा इंसान बनकर दिखना है। तब जाकर हमारा अच्छा नाम होगा। ऐसा महत्वपूर्ण संदेश इसमें दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगली दो पंक्तियां इस प्रकार। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। पत्थरों के शहर में वह आईना बनकर देखो। इनमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। जिंदगी मतलब जीवन, शक्ल मतलब चेहरा, टूटकर मतलब टूटना, बिखेर मतलब बिखरना, आईना मतलब चेहरा या अर्थ चेहरा है। या फिर आईने को देखिए दोस्तों, हम शीशा या फिर दर्पण भी कहते हैं ना। हाँ, तो वही
तो ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत गजल की पंक्तियों में मानिक वर्मा जी कहते हैं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, अर्थात हमें जिंदगी मतलब जीवन का शक्ल मतलब ऐसा चेहरा बनना चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में न टूटते हुए, न बिखरते हुए, न घबराते हुए उसका सामना करना चाहिए दोस्तों। और पत्थरों के इस शहर में अपने उद्देश्य मंजिल को प्राप्त करने वाला आईना मतलब चेहरा बनकर आप लोगों को दिखना है, हम लोगों को दिखना है। ऐसे महत्वपूर्ण संदेश इसमें गजलकार मानिक वर्मा जी ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगली दो पंक्तियां इस प्रकार। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। महसूस मतलब अनुभव करना, समझना, सहानुभूति। हर एक मतलब प्रत्येक, दिल मतलब हृदय, जो सीने के अंदर होता है ना दोस्तों, धक धक करता है हृदय, कैसे करता है, धक 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 धक। हाँ। जलन मतलब दुख, तकलीफ। धागा मतलब कच्चा सूत। जलकर यहां पर अर्थ है दुख या फिर तकलीफ। मोम का मतलब मोमबत्ती, दोस्तों मराठी में उसे मेणबत्ती भी कहते हैं। जब बिजली गुल हो जाती है तब रात के अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करने के लिए घर में मोमबत्ती लगाते हैं ना, हाँ वही मोमबत्ती। भीतर मतलब अंदर, दिखो मतलब दिखना। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब प्रस्तुत पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में गजलकार मानिक वर्मा जी कहते हैं, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, अर्थात इंसानियत के नाते हे मनुष्य, आपको सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति को महसूस करना है, मतलब अनुभव करना है। जब आप दूसरों के लिए दया का भाव रखते हैं तब जाकर आप हर एक मतलब प्रत्येक दिल की, हृदय की जलन मतलब दुख या पीड़ा, तकलीफ को जान सकते हैं दोस्तों। इसके लिए वर्मा जी आगे कहते हैं, पंक्ति में उदाहरण देते हैं, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, अर्थात जिस प्रकार कच्चा धागा मोमबत्ती के साथ अंदर रहकर उसके साथ ही जलता है, अर्थात आपको भी दिन दुखियों की पीड़ा को समझना है, उसको दूर करने का प्रयास करना है, उनके साथ ही रहकर दुख को हरना है। यही महत्वपूर्ण संदेश इन दो पंक्तियों में गजलकार ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगली दो पंक्तियां इस प्रकार। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर देखो, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर देखो। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। जुगनू मतलब प्रकाशमान कीटक, जिसे मराठी में काजवा भी कहते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे जो पूर्वज दादा दादी नाना नानी अक्सर कहा करते थे कि पहले पढ़ाई यदि करनी होती थी ना, बिजली नहीं होती थी, तो उस समय जो जुगनू काजवा जो होता था ना, हाँ उसके प्रकाश में पढ़ाई की जाती थी, ऐसे भी कहते थे। तो वही काजवा, समझ में आ गया फिर काजवा क्या है, जुगनू। साथ ही साथ अगले कठिन शब्द इस प्रकार। तुम्हारे साथ मतलब सहारा देना, वक्त मतलब समय, धुंध मतलब अंधकार या फिर कोहरा, रोशनी मतलब प्रकाश या फिर उजाला, दिखो मतलब दिखना। ये थे कठिन शब्द के अर्थ।
अब हम इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ, भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। वह इस प्रकार। प्रस्तुत गजल में कवि मानिक वर्मा जी कहते हैं, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, अर्थात हमारे हालात बिगड़ जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जब समय बड़ा बलवान हो जाता है, ऐसे समय हम लोगों को चारों ओर के घोर निराशा रूपी अंधकार में एक मार्ग निकालना है। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है। कभी कभी समय पर हमारे हालात बिगड़ जाते हैं, चारों ओर घोर निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। ऐसे समय एक छोटी सी आशा की किरण हमारे लिए प्रकाश बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे रात के घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू मतलब काजवा। आगे की पंक्तियों में वर्मा जी कहते हैं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अर्थात रात के अंधेरे में जुगनू जैसे सहारा बन जाता है, वैसे ही वक्त पर मतलब समय पर आप भी इस धुंध में मतलब कोहरे में, अंधकार रूपी धुएं में निराशा और हताश लोगों के लिए रोशनी मतलब प्रकाश बनकर दिखो, उजाला बनकर दिखो। यही महत्वपूर्ण संदेश गजलकार ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगली दो पंक्तियां इस प्रकार। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। मर्यादा मतलब सीमा, वास्ते मतलब लिए, गर मतलब अगर, तुम्हें मतलब तुम, बनना मतलब यहां पर चाहते ऐसा है, मोती मतलब हीरा या फिर मूल्यवान वस्तु, सीप मतलब समुद्र या नदी के रेत में मिलने वाले सींपले, जिसे मराठी में शिंपले ऐसा कहा जाता है, अंदर मतलब भीतर, दिखो मतलब दिखना। ये थे कठिन शब्द। अब प्रस्तुत पंक्तियों के भावार्थ सरल अर्थ इस प्रकार। प्रस्तुत गजल के पंक्तियों में मानिक वर्मा जी कहते हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अर्थात मनुष्य समूह में रहने वाला समाजशील प्राणी है, लेकिन समाज में रहने के लिए एक मर्यादा मतलब सीमा बनी है, एक चौकट बनी है दोस्तों। यह सीमाएं सबके लिए है, मेरे लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए ये सीमाएं। तो दोस्तों, यह जो सीमा बनी है, इस सीमा को समझना है और हमारे व्यवहार उसी प्रकार सीमा में रहते हुए, दायरे में रहते हुए करना है, तब जाके हमें समाज स्वीकारेगा। ऐसी महत्वपूर्ण बात यहां पर कही है। फिर आगे के पंक्तियों में और वर्मा जी कहते हैं, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो, अर्थात गर मतलब अगर तुम चाहते हैं कि समाज में अपनी पहचान बने, तो आपको जिस प्रकार समंदर या नदी के रेत में मिलने वाले सीप, सींपले जो मराठी में कहा जाता है ना, हाँ, तो सीपलों के जैसे, सीपलों के अंदर जो अमूल्य मोती मतलब हीरा होता है, उसी प्रकार आपको समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, समाज के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए। तुम्हारी यही कल्याण की मंगलमय भावना ही तुम्हें एक पहचान देगी, मान सम्मान देगी। यही महत्वपूर्ण संदेश इन दो पंक्तियों में कहा है। तो चलिए दोस्तों, अगली दो पंक्तियां इस प्रकार। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए
फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर देखो। तुम ना खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर देखो। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। डर मतलब डरना या फिर घबराना। नाजुक मतलब कोमल। कली मतलब फूल बनने से पहले की स्थिति। खिलते मतलब खेलना। पर मतलब ऊपर। और इन पंक्तियों में और एक पर शब्द आया है, उसका मतलब है पंख। तो पहले पर शब्द का मतलब ऊपर और दूसरे पर शब्द का मतलब पंख। दिखो मतलब देखना। ये थे कठिन शब्द। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत गजल की पंक्तियों में मानिक वर्मा जी कहते हैं, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, अर्थात नाजुक कली मतलब कोमल कली जो फूल बनने से पहले बहुत ही डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि उसे पता है जैसे ही वह कली से फूल बनेगी तो तितलियां उस फूल के ऊपर बैठकर रस चूसने लगेगी, फूल को परेशान करने लगेगी। इसलिए कली फूल बनने से डरती है दोस्तों। कभी आगे कहते हैं, तुम ना खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर देखो। अर्थात जो कली फूल बनने से डर रही है, ऐसी कली के मन से तितली का डर जो है दोस्तों वह निकाल दीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण बात कही है। उसे सहारा दीजिए। उसी प्रकार समाज में भी जो ऐसे कली के भांति डरे हुए घबराने वाले ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों का आपको सहारा बनना है। उनके मन में बसा हुआ डर भगाना है, डर भगाने की कोशिश करना है। ऐसा महत्वपूर्ण संदेश गजलकार ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगली दो पंक्तियां, जो आखिरी की यह दो पंक्तियां है गजल की, वह इस प्रकार। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। इनमें आए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। शक्ल मतलब चेहरा। भीड़ मतलब गर्दी। जैसे कि आप मेला में यदि जाते हैं तो वहां पर बहुत भीड़ गर्दी दिखती है ना, हाँ वही। अक्सर मतलब हमेशा, सदैव। ये थे कठिन शब्द। अब सरल अर्थ पंक्तियों का इस प्रकार। प्रस्तुत गजल की पंक्तियों में मानिक वर्मा जी कहते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। अर्थात यह संसार मनुष्यों का मेला है, एक समंदर है। इस मनुष्य की भीड़ मतलब गर्दी में असंख्य शक्ल मतलब चेहरे दिखाई देते हैं। आगे कहते हैं, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। अर्थात ऐसे मनुष्य रूपी मेले की भीड़ में, हे प्रभु, मैं जिनके तरफ भी देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो, मतलब हमेशा देखो, नजर आओ। क्योंकि प्रभु आप तो सर्वव्यापक है, सभी जगह विद्यमान हो, निवास करते हो। ऐसी महत्वपूर्ण बात इन दो पंक्तियों में गजलकार मानिक वर्मा जी ने दी है। तो दोस्तों, इस प्रकार कक्षा 10वीं की गजल जो मानिक वर्मा जी द्वारा लिखित है उसका भावार्थ हमने यहाँ समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी छात्रों को यह कविता गजल समझ में आई होंगी। दोस्तों,
इस गज़ल को और भी समझने के लिए आप इस वीडियो को फिर से सुनिए, फिर से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ और सरल अर्थ पंक्तियों के अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि ऐसा करने से आपको और भी अच्छे ढंग से यह गज़ल समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल की लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय, शुभकामनाएं।